आज का टॉपिक है कोशिका से अंग तंत्र तक। ओके, देखिए कोशिका से लगा के अंग तंत्र तक हम डिस्कस करेंगे तो कि कोशिका क्या है और हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि ईंट से मिलकर के बनती है दीवार, और दीवारों से मिलकर बनता है एक कमरा, और कमरों से मिलकर के बनता है एक हमारा मकान। उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलके बनता है ऊतक, ऊतक से मिलके बनते हैं अंग, और अंग से मिलके बनते हैं अंग तंत्र, और तमाम अंग तंत्रों से मिलकर के बनता है हमारा शरीर। तो सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आइए देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। शरीर का निर्माण भी करती है और शरीर के अनेक कार्यों को संपन्न भी करती है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, यानी सभी जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, जिसके आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक को कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि। दूसरे को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि। जीव में दोनों ही आते हैं, वनस्पति और जंतु। ठीक है, जिनमें जीवन है उनको जीव कहेंगे। जीव जिनमें जीवन है उसमें वनस्पति भी आती हैं और जंतु भी आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सभी जीवों में कोशिकाओं की आकृति व आकार एक समान नहीं होते हैं। कोशिकाओं की जो आकृति होती है, कहीं कहीं पे किसी जीव में चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार या अनियमित आकार की भी हो सकती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा नामक जीव की जो कोशिका है वो सबसे छोटी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं ये। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। आइए देखते हैं कोशिका की संरचना क्या होती है, संरचना किस प्रकार से है, किस प्रकार की कोशिका दिखती हैं। तो संरचना का अध्ययन हमेशा दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। दो कोशिकाओं का कंपैरिजन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। ये देखिए, दो कोशिकाएं हैं। एक कोशिका है पादप कोशिका और दूसरी कोशिका है जंतु कोशिका। ये पादप कोशिका है और ये है जंतु कोशिका। ठीक है, इन दोनों में कुछ चीज़ें समान होती हैं, कुछ पार्ट समान होते हैं, कुछ भाग समान होते हैं, परंतु कुछ भाग भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे पादप कोशिका में तमाम सारे भाग भिन्न होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है एक बड़ी सी। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति, हरित लवक इत्यादि नहीं पाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सेम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, दोनों में सेम है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिनमें कि तमाम सारे कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार से देखिए, कोशिका झिल्ली यहाँ भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली यहाँ भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति यहाँ नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति यहाँ पाई जाती, परंतु कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। केंद्रक देखिए यहाँ पर है, केंद्रक इसका यहाँ पर भी है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। अंतः प्रदबी जालिका ये है और यहाँ पर भी मौजूद है, और साथ ही साथ राइबोसोम भी दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जंतु कोशिका है, इसमें सेंट्रोसोम होते हैं और साइसोसोम भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, ये देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पादप कोशिका। ठीक है, नंबर 1 पे है कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 2, इसमें हरित लवक पाया जाता है, यहाँ पर हरित लवक नहीं पाया जाता है। नंबर 3, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और यहाँ पर सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। नंबर 4, रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में सिर्फ एक ही होती है। ये देखिए रिक्तिका है, आपके सामने दिखा दें, ये जो बीच का भाग है रिक्तिका है। ये जल और खनिज लवण को संग्रहित करने के काम आती है। यहाँ पर अनेक सारी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है
और इसमें जो है जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिका के मध्य में होता है। देखिए केंद्रक, ये जो केंद्रक है ये परिधि की तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, परंतु इसमें जो है केंद्रक हमेशा मध्य में हो सकता है, ठीक है। अब अगले हम प्रमुख कोशिकांग तथा उनके कार्य, ठीक है। कोशिका झिल्ली जैसा कि हमने बताया दोनों में पाई जाती है। ये क्या, इसका काम क्या है? कोशिका को स्थिर रखती है, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। देखिए एक बार पुनः, कोशिका झिल्ली आपके सामने, ये कोशिका झिल्ली है बाहर से, ये कोशिका झिल्ली इसमें है, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नंबर 2 पे है कोशिका भित्ति। ये पादप यानी पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। यह दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्रक जो है कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन का कार्य है इसका। कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण करता है। फिर आगे कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक इत्यादि। अगला जो है कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ऊर्जा ग्रह कहते हैं। फिर आगे हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। तारकाय कोशिका विभाजन में काम आता है। रिक्तिका पानी व लवण आदि का संग्रह करती है। गाल्जिकाय पदार्थों का संश्लेषण करती है, भंडारण करती है और श्रवण करती है। ओके। लाइसोसोम पदार्थों के पाचन कार्य करते हैं ये लोग। ये सब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतःप्रतरबी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। आइए आगे देखते हैं ऊतक। तो ये तो हमने पढ़ा कोशिका के बारे में, अब पढ़ते हैं ऊतक। ऊतक क्या है? वास्तव में ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। देखिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं तथा पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। तो क्या हुआ ऊतक? समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न किए जाते हैं ऊतक कहलाते हैं। ओके। अब देखिए पहले हम पढ़ते हैं पादप ऊतक। ऊतक यानी पौधों के ऊतक। तो जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। एक निश्चित आयु के बाद जंतुओं में लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है, जिससे नई शाखाएं बनती रहती हैं। स्पष्ट है कि पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, जिससे नई शाखाएं निकलती रहती हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ ही भाग में सीमित होते हैं। विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या है? पहले वर्ग को प्रविभाजी ऊतक कहते हैं और दूसरे ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे प्रविभाजी ऊतक के कारण ही नई शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। प्रविभाजी ऊतक बाद में स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं प्रविभाजी ऊतक क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं। प्रविभाजी ऊतक पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे जड़ और तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में ही होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाजी ऊतक या विभाज्योतक या निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कहा जाता है। नंबर 2 है स्थायी ऊतक। जैसा कि पहले बता चुके हैं, प्रविभाजी ऊतक ही विभाजन की क्षमता खोकर बाद में स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला सरल ऊतक, इनका कार्य क्या है? पादप निर्माण का कार्य है। दूसरा जटिल ऊतक, इनको संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन मतलब ये खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों तथा जल का संवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है। पौधों के शरीर में जैसे संवहन ऊतक के उदाहरण क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं हम क्या हैं ये। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या हैं। जाइलम का कार्य क्या है?
देखिए जाइलम का कार्य क्या है, पौधों, जाइलम एक संवहन ऊतक है, याद रखिएगा। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन से ऊतक करते हैं, जाइलम ऊतक। ठीक है, ये स्थायी ऊतक प्रकार के होते हैं, संवहन ऊतक इनका नाम है। राइट। फ्लोएम ऊतक क्या है, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, फ्लोएम। ठीक है, तो जल से क्या हो गया, जाइलम, और फल से क्या हो गया, फ्लोएम। ठीक है, याद रखने का तरीका है। आगे हम देखते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो जंतु ऊतक के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जंतु ऊतक क्या हैं, देखिए कार्य के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी जंतुओं में अनेक प्रकार के ऊतक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, उसके आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एपिथेलियम ऊतक। इनका कार्य क्या है, शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं ये, यानी बाहरी आवरण बनाते हैं। इन्हें आवरण ऊतक भी कहा जाता है। जैसे ये क्या क्या बनाते हैं, खोखले अंग बनाते हैं, जैसे मुख गुहा इन्हीं से बनी होती, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है। अगला नंबर आता है संयोजी ऊतक का। ठीक है, ये किस प्रकार से हैं, देखिए संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि यानी हड्डियाँ और रक्त क्या है और अस्थि क्या है, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ते हैं। अब देखिए संयोजी ऊतक तीन प्रकार के हो गए। पहला अंतरालिपी ऊतक, ये कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे रक्तवाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर ये पाए जाते हैं। कौन, संयोजी ऊतक। किस प्रकार के, अंतरालिपी ऊतक प्रकार के। दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतकों का अस्थि तथा उपास्थि। देखिए सबसे कठोर ऊतक होते हैं ये कैल्शियम और खनिज इनमें पाया जाता है। उपास्थि क्या होते हैं, उपास्थि थोड़ा लचीला होता है, जैसे बाह्य कर्ण उपास्थि का ही बना होता है, जो बाहर का कान होता है उपास्थि का ही बना होता है। अगला संयोजी ऊतक है रक्त। ठीक है, रक्त माने ब्लड। देखिए ये क्या होता है, ब्लड जो है एक प्रकार का ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्लड एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, अतः इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, तथा इसमें तीन प्रकार की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। पहले को लाल रक्त कणिका बोलते हैं, दूसरे को श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, और तीसरी जो होती हैं कणिकाएँ उनमें बोलते हैं प्लेटलेट्स। इनके बारे में इनके कार्य क्या हैं हम जरा देख लेते हैं। अब देखिए तीनों के कार्य क्या क्या हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाती है। ये ऑक्सीजन का संवहन करती हैं एक स्थान दूसरे स्थान तक, लाल रक्त कणिकाएँ। नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएँ जो कि रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, यानी इम्यूनिटी घट जाती है। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स क्या है, रक्त जमने में सहायक होते हैं, जिससे चोट लगने में रक्त का बहाव नियंत्रित होता है, यानी कहीं कट जाने या चोट लगने से रक्त जम जाता है, जिससे रक्त बहाव रुक जाता है। ठीक है, अगला प्रकार है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या है, अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतकों को पेशी ऊतक तथा कोशिकाओं को पेशी कोशिकाएं कहते हैं। कुछ पेशियों को इच्छानुसार गति करा सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी को रेखी पेशी भी कहा जाता है। जैसे हाथ और पैर की जो पेशियां होती हैं उन्हें कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां जो है ऐच्छिक ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आहार नाल में भोजन खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन ऐच्छिक नहीं है। हम इनमें अपनी इच्छानुसार गति नहीं करा सकते। इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे मूत्रवाहिनी में भी अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं। इन्हें अरेखित पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। यह रचना में रेखित पेशी की तरह होती हैं, मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी की तरह अनैच्छिक पेशी के समान होती हैं। अगला देखते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं, तथा शरीर के विभिन्न अंगों के
कार्यों में समन्वयन भी स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका का एक दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। ठीक है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों के बने होते हैं।